बड़ा आपने याद दिला दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जो है हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, द टॉपिक ऑफ द डे इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और एज यू नो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होता है where the wish of consumer is full and he does not want to consume any more unit, number one, and where the satisfaction level of consumer is maximized, जहां पर satisfaction level of consumer maximize हो जाए, that is the basically consumers equilibrium point, right? तो हम लिखते हैं to determine the equilibrium point of consumer, we will draw difference curve map on budget line to determine the सर एक equilibrium. क्वेश्चन था। जी, हमने ये जब सवाल शुरू किया था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हमने डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी थी। अब इसी क्वेश्चन को हम इन तीनों पॉइंट्स के बाद बजट लाइन तक जो हमने 3 पॉइंट्स डिफाइन कर दिए थे, उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोबारा करेंगे। चलें 1 मिनट, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमने इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हेडिंग में क्या लिखा था। ये सवाल ये रहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a position where the level of satisfaction of consumer is maximum with the consumption of all his income. Every consumer wants to maximize his level of satisfaction, but the equilibrium depends on the following points. ठीक है ना? यानी कि हमने इसमें बताया था कि इक्विलिब्रियम जो ऑफ कंज्यूमर जो होता है माहीन, वो क्या होता है, इसमें हमने पहले ये बताया। ठीक है ना? अब जो हम लिखेंगे इसके अंदर बिल्कुल ये लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, लेकिन अब आप देखें वर्डिंग्स आर टोटली चेंज। अब जो हम वर्डिंग लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है ना? अब हम क्या लिख रहे हैं, टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर वी विल ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व मैप ऑन बजट लाइन। हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व मैप हम ड्रॉ करेंगे ऑन बजट लाइन, बजट लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे DIAGRAM डायग्राम, साथ साथ लिखिएगा। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने, मैंने ऑनलाइन टेस्ट आपका एक लिया था, आई होप कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, और जिन्होंने वो उसका मुझे जवाब नहीं दिया था, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो जवाब उसका ज़रूर दें। ठीक है जी, और वो ज़रूर उसको सॉल्व करें। अभी आप डायग्राम की कटिंग के बाद जो डायग्राम आएगी, अभी मैं वो आपको बनाकर दिखाता हूँ। बनाकर क्या दिखाता हूँ आपको, मैंने वैसे भेजी हुई, आप खुद चाहें तो वो बना लें, नहीं तो ये मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। बस डायग्राम आ गई। थोड़ा सा क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं हो रहा। चलें, ये बनाए देखें जी। डायग्राम नजर आ रही है आपको या नहीं आ रही? आप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ। ये देखें जी, किसी का माइक खुल गया है, इसका लाइव बंद हो गया।
जी, अब ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, डायग्राम बना लें। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डायग्राम आपके सामने मौजूद है, आप इसको बना लें। जब आप इसको बना लेंगे तो फिर हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। जल्दी से बना लें और डन लिख दें चैट में जाके। सभी अकाउंटिंग क्लास स्टार्ट हो गई है, आप सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, कर देंगे। जी बनाया, बना के डन लिखें ताकि हम आगे बात शुरू करें। कितनों ने बना लिया? 2 3, बिलाल, लाइबा एंड नबीहा। बस 3 ने बनाया अभी तक? क्यों? हरी अप। हजेब बना लिया आपने, गुड। ओके, चलें जी, आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना शुरू करता हूँ ताकि जब तक बाकी रिमेनिंग भी बना लेंगे। बात यह है कि टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर वी विल ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व मैप ऑन बजट लाइन। जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व मैप बनवाया था, जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व मैप बनवाया था, जब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व्स होंगी, ठीक है जी, उसके अंदर ये 3 इंडिफरेंस कर्व्स थी। तो ये 3 डिफरेंस कर्व मतलब क्या है? ये एंड इंडिफरेंस कर्व मैप है। अच्छा, इसके साथ एक रेड लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। ये जो रेड स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? ये है, अल्लाह भला करे, हमारी बजट लाइन। तो हमने बजट लाइन को क्या किया? हमने बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व मैप पर या इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन पर हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हम एक बात मैं और आपको बता चुका हूँ। वो बात मैंने आपको क्या बताई है? द हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। द हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो IC1 सबसे नीचे आपको नजर आ रही है उस पर सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। IC2 जो नजर आ रही है उस पर जो IC2 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो IC1 के मुकाबले में ज्यादा है। इसी तरह IC3 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जो सबसे टॉप पर जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। मोहसिन साहब अभी कोशिश करते हैं आपको थोड़ा एंटरटेन करते हैं। आप अगर नहीं आ रही क्लियर आवाज़, आई होप सो कि थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। बाकी हो सकता है कि अगर सिर्फ आपका नेट में प्रॉब्लम होगी तब भी आवाज़ नहीं आएगी, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, तो बात ये, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। तो बजट लाइन आपने सुन लिया, ये भी सुन लिया, IC1
तो सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC1 पर, उससे ज्यादा IC2 पर, और सबसे ज्यादा IC3 पर। अच्छा, अब हमने जो E1, E और E2 हमने 3 पॉइंट मार्क किए। E1 और E2 जो है वो लोअर बजट लाइन पर है, जबकि पॉइंट E जो है वो हायर बजट लाइन पर है। वो दो पॉइंट्स जो लोअर बजट लाइन मतलब लोअर इंडिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं, E1 और E2, अगर आप E1 और E2 को देखें तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं, जबकि पॉइंट E जो आ रहा है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर आ रहा है। वो दोनों पॉइंट्स जो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं, E1 और E2, ये बेसिकली जो हैं ये हैं डेफिनेटली इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को कहते हैं? क्योंकि द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन टच ईच अदर, वो पॉइंट्स जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, that is the equilibrium point. Now we have 3 different equilibrium point, but the consumer will select the best one equilibrium point. देखें, अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? जब आप बजट लाइन के बिल्कुल सरहद पर आ गए ना, बिल्कुल बॉर्डर पर आ गए, जब आप बॉर्डर पर आ गए उसका मतलब ये है कि आपने अपना सारा का सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया है। तो जब आप बजट लाइन पर आ गए, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा खत्म हो गया है। अब आप अपनी हद में आ गए, हद पर आ गए। अब इस हद को आप नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकते, ये बात भी इसमें बता दी गई। अच्छा, अब यानी कि पॉइंट E1 पर जो है जितना खर्च E1 पर हो रहा है उतना ही E पर भी हो रहा है और उतना ही E2 पर भी हो रहा है। यानी इन तीन के तीनों पॉइंट्स पर जो खर्चा हो रहा है वो सेम हो रहा है। बट व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? क्या IC1 और IC2 यानी कि E1 और E2 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यकीनन वो बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं। ये दोनों पॉइंट जो है दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं। इसका मतलब कि इन दोनों से जो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा होगा, दोनों से यकीनन वो बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा होगा। बट व्हाट अबाउट पॉइंट E? पॉइंट E के बारे में आप क्या समझते हैं? आप जरा मुझे बताइए कि ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन से पॉइंट पर होगा? ओके ओके, ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है IC2 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है और IC1 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम है। इसलिए द कंज्यूमर विल सेलेक्ट पॉइंट E एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकॉज नंबर वन, हिज ऑल इनकम इज कंज्यूम्ड, एंड नंबर टू, हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। पॉइंट E जो है उस पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। यानी कि देखें, पैसे तो E1 में भी खर्च पूरे हो रहे हैं और E2 में भी पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है E1 और E2 पर वो कम है, जबकि पॉइंट E पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, तो इसलिए वो इसको सिलेक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यकीनन आपने ये बना। अच्छा, अब IC3 के बारे में क्या ख्याल है? IC3 हमने क्यों बनाई है? IC3 हमारी औकात से बाहर है। ठीक है जी। अब वो हम IC3 को हम देख तो सकते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना? कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको आप देख तो सकते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो है वो बाहर होती हैं, उससे ना सकत से बाहर होती हैं। आप उसको इसलिए नहीं हासिल कर सकते। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो रिज्वाइन करो। क्या नाम है यार, मोहसिन? अच्छा, अब IC3 वही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पैसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, और अगर हम गाड़ी की तरफ देखते हैं तो हम उसको देख सकते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बजट हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारा बजट हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है जी। तो ये बात ही इंडिफरेंस कर्व की। आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। बी रेडी। ऑन द x axis we measure good x क्या मोहसिन को आवाज आ रही है मेरी? मुझे वो कंफर्म करें। मोहसिन को अगर आवाज आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें, ठीक है। अगर मोहसिन को आवाज नहीं आ रही है तो बाकियों को तो आ रही ना आवाज? जरा कोई मुझे कंफर्म करे आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, तो फिर लिखते हैं ऑन द x axis we measure good x and on the y axis we measure good y. On the x axis we measure good x and on the y axis we measure good y. ठीक है जी। अब यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अब मैं तो कोशिश करता हूँ समझाने की। ए बी, अच्छा ए बी के ऊपर हमें बार लगाना है बेसिकली ना। चले मैं ट्राई करता हूँ बार लगाने की इसके ऊपर। ए बी के ऊपर एक बार लगेगा ऊपर की साइड पे, शायद ऐसे लग जाए। और ये चकोर डब्बा बन गया देखो। नहीं ये तो नहीं ना। कंट्रोल सेट, इंसर्ट, इंसर्ट करके शेप्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। Oh, shit. इसके ऊपर ना ऐसे सेम कलर में लगेगा ये तो। हम आपको तो पता है हमारे पास MS वर्ड चल रहा है। ये हो गया, इस तरह से लाइन लगेगी देखो इसमें, ठीक है ना। आइंदा बार बार नहीं लगा के बताऊंगा, आप समझ जाना। अच्छा ए बी इज a straight line which shows budget of the consumer, ठीक है ना। टू नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे टू टू डिटरमिन the equilibrium point, to determine the equilibrium point we will draw to determine the equilibrium point we will draw we have drawn, बल्कि ये कर देते ना क्योंकि हमने तो कर दिया ना। we have drawn indifference curve map on budget line. To determine the equilibrium point we have drawn indifference curve map on budget line, ठीक है जी। रिजा बड़े दिनों बाद आपका मैसेज देखा है, बड़े दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई। तो टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट वी हैव ड्रॉन, ठीक है जी। अच्छा फातिमा भी नहीं याद है, कल आई थी वो। ऑन द एक्स एक्सिस वी मेजर, हमने लिख लिया। टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट वी हैव ड्रॉन इंटरफेरेंस कर्व मैप ऑन बजट लाइन। देयर आर 3 points of equilibrium where budget line and बजट लाइन के अलावा क्या होता है? इंटरफेरेंस कर्व मैप। टच ईच अदर, ठीक है जी।
there are 3 points of equilibrium where budget line and difference curve touch each other, but बड़ा वाला but लिखें, but E1, अब 1 को हमें करना होगा छोटा, छोटे का ऑप्शन होता है इसमें, और ये रहा मेरे पास तो ऑप्शन है ऐसे, देखा, but E1 and E, ये भी छोटा हो गया, बड़ा हो जाओ बेटा, but E1 and E2 ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, but E1 and E2 are on the lower interference curve, but E is on the higher interference curve. Therefore, the consumer will select point E on IC2, 2 को फिर छोटा करेंगे, अच्छा खैर लिखता हूँ मैं, so is on the higher interference curve, therefore consumer will select point E on IC2 because it provides higher level of satisfaction. Sure. लिख लिया? बहुत 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 ही अहम सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सही है जी, बहुत अहम सवाल था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये याद करना है आपने, और इसका टेस्ट देना होगा। याद करके इसका इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट देना होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ बड़ी इजीली आप शायद पास भी हो जाएंगे। अभी एक प्रोबेबिलिटी है कि जो इस साल पेपर देगा वो उसके चांसेस, और कंपटीशन भी शायद कम होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार अगले साल दे देंगे, लेकिन इसी साल निकाल के, तो जब अगर ग्रेजुएट्स कम होते हैं इस साल तो जाहिर है कि नौकरी तो बराबर आती हैं, तो आपके लिए नौकरी के चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं। तो इंसान वो आगे निकलता है जो हिम्मत नहीं आता, मैं समझता हूँ। अच्छा, जितने भी ई है ना, जैसे ये E1 और E2 जितने भी हैं, इन सबको इन्वर्टेड कॉमास में कर दें, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दें, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास ऊपर जाएगा, सबको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में कर दिएगा। सही है। अच्छा, अब हम करेंगे नया सवाल शुरू। बेहतर है कि नया सवाल नई क्लास में शुरू हो,
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सवाल सिर्फ लिखवा देता हूँ, फिर हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हम अगला जो हमारा सवाल होगा, अब हम करेंगे इफेक्ट्स का वक्त शुरू होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा, हमारे टॉपिक का नाम है इनकम इफेक्ट। इसी से रिलेटेड है कंज्यूमर बिहेवियर से, इंडिफरेंस कर्व वगैरह ये तमाम चीज़ें दोबारा से उसमें बनेंगी, लेकिन वो टॉपिक जो इस वक्त हमारा उसका नाम होगा इनकम इफेक्ट। ये ज़रूर प्लीज़ 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 ये याद करके मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो है कुछ MCQs भी आपसे पूछे जाएंगे। अभी आप लोगों ने कुछ MCQs के सही और कुछ ही गलत जवाब दिए, और मैंने थर्ड पार्टी बनवाए थे, यानी कि मैं चाह रहा था कि कोई दूसरा बंदा आपको जज करे ना, कि पढ़ाया तो मैंने, लेकिन जज अगर कोई दूसरा बंदा करे तो वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जज करूंगा तो मैं तो सबको ही अच्छा जज करूंगा ना, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया। तो मैंने थर्ड पार्टी के ज़रिए बनवाए ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है। बहुत सारों का अलग अलग था, कुछ ने 2 नंबरियां भी की, पहले कम उनके नंबर आए तो उन्होंने दोबारा टेस्ट दे दिया नाम लिख के, लेकिन उनको ये नहीं पता था जितनी बार भी वो हिट करेंगे ना टेस्ट को, उतनी बार हमारे पास कंफर्मेशन आएगी, क्योंकि वो पीछे से कहीं से उसको कंट्रोल भी तो किया जा रहा है ना उस टेस्ट को। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा भी हुआ, एक एक बंदे ने 2-2 3-3 बार दिया, और जब बहुत ही अच्छे नंबर आ गया तो वो उसने भेज दिया, सर ये देखें। अच्छा, फिर वो मैंने एक वीडियो भी शेयर की, उसमें दिखा रहे हैं किस तरह से ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। तो भाई जिसको भी हमारे मुल्क में जहाँ मौका मिलता है, ठीक है, जिसको भी हमारे मुल्क में जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ पे डंडी मारता है। तो मैं या आप नहीं, वी आर वन नेशन, वन थिंकिंग, वन लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग इज वन, एंड हम सब एक ही हैं, और हम वाकई में हम सब एक हैं, और हम किसी से मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। हम नवाज शरीफ भी हम में से ही है, जरदारी भी हम में से ही, और इमरान खान भी हम में से ही, ठीक है ना। हमारा मिसाल के तौर पर हमारा एक बंदा होता है, सियासी होता है, मसले पसंदाना होता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, अपना काम निकलता है, लेकिन नोटों पर नजर होती है। ये लोग कौन होते हैं? ये सरदारी टाइप होते हैं, ठीक है जी। दूसरे होते हैं वो खाओ पी होते हैं, हर मामले में अपना हिस्सा पहले मांगते हैं, वो कौन होता है? नवाज शरीफ होते हैं। तीसरे होते हैं बड़ी 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 भड़कियां मारते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी भड़कियां ऐसी ऐसे बंदे को अल्फाजों के जाल में बुन लेते हैं, करते कुछ भी नहीं। वो इमरान खान आपके सामने, ठीक है ना। ऐसी ऐसी तकरीरें उसने की, मैं रो गया, मतलब इतना मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ, इतने लीडर, मैं रो गया उसकी बात सुनकर। या इतना अच्छा लीडर, वो निब्बे वाले, वो देखें फेसबुक पे तस्वीरें, ऐसी मेरी हालत हो गई, मेरे आंखों में तो मेरे आंसू थे कि यार ये इतना जबरदस्त लीडर क्या तकरीर कर रहा है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, 2 इयर्स, 2 साल हो रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वी आर वन यूनिट। नाउ लिखना शुरू करते हैं। सवाल है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट। एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट। इतना छोटा सा सवाल, 3 लफ्जों पर मुश्तमिल ये सवाल है। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इंसान की आमदनी का असर। आमदनी का असर क्या होता है? आमदनी का असर ये होता है कि बहुत सारे लोग अपना मोबाइल चेंज नहीं करते क्योंकि पैसे कम होते हैं। बहुत सारे लोग हर 6 महीने बाद मोबाइल चेंज करते हैं क्योंकि उनके पास माल बहुत होता है, गाड़ी चेंज करना, इस तरह। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक गरीब को भूख लगती है, वो बर्गर खाएगा, बिस्किट खाएगा, रोटी लेके दही के साथ खा लेगा कहीं से बाहर से। एक अमीर को भूख लगेगी, वो पिज्जा हट जाएगा, सबवे जाएगा, कबाबजीज जाएगा, किसी भी अच्छी बड़ी जगह पर जाएगा, क्योंकि उसके पास माल है, उसके पास नोट है। तो दीज आर द काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन इनकम इफेक्ट। तो हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा फिर क्या होता है। 2 तरह का सामान होता है। मिसाल के तौर पर एक सामान मैं बहालत मजबूरी इस्तेमाल करता हूँ, और एक मैं खुशी से इस्तेमाल करता हूँ। बहालत मजबूरी में सस्ता सामान इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी मार्केट इतनी नहीं होती, जिसकी वर्थ इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, और पैसे कम में यही चीज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर घर में पंखा इस्तेमाल करना, AC का इस्तेमाल ना करना। उसकी काफ़ी हद तक वजह ये होती है कि भाई बिल ज़्यादा आएगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा AC वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करो? पंखा चलाओ। अब गर्मियों में गर्म हवा फेंकेगा, ठंडियों में ठंड ठंड में ठंडी हवा फेंकेगा पंखा, तो ऐसा है ना। लेकिन अगर आप AC लगाते हैं तो गर्मियों में ठंडा, और सर्दियों में गर्म हवा फेंकता है।
तो बहुत ही उसमें आप रिलैक्स रहते हैं। लेकिन हमें क्या चीज़ वो जो है इस्तेमाल करने से रोक देती है, वो पैसा होता है। इसी तरह हर बंदा कोई भी चिंची में सफ़र नहीं करना चाहता, कोई भी मोटरसाइकिल पर सफ़र करके अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाहता। हर बंदा चाहता है उसके पास मर्सिडीज़, फ़ेरारी और इस तरह की लैंड क्रूज़र टाइप की गाड़ी हो, लेकिन एक चीज़ उनको मजबूर करती है, पैसा जो वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो मोटरसाइकिल इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड कौन सी मोटरसाइकिल होती है? जो आम मोटरसाइकिल होती है, सीडी 70 टाइप, जो 50 70 टाइप जो मोटरसाइकिल होती है 110, दे आर ऑर्डिनरी मोटरसाइकिल्स, तो ये इंफीरियर गुड्स में आती हैं। लेकिन अब मैंने ना एक कभी अब तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक थी मतलब मोटरसाइकिल 4 लाख रुपए की थी वो ना। उसमें सेंसर इस तरह के लगा हुआ था कि जैसे ही मैं उस पर बैठा वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, और मैंने उसका जब एक्सीलेटर वूं, ऐसी आवाज, पूरा मोहल्ला सुने उसकी आवाज। और इतनी दबंग वो मोटरसाइकिल दिखने में, चलने में बड़ा मजा आता था उसको चलाने में। लेकिन वो 4 लाख रुपए की थी, ठीक है ना। तो वो इंफीरियर गुड में नहीं आएगी, क्योंकि अब वो आप लग्जरी में आ जाती है जब ऐसी गाड़ी आप, ऐसी मोटरसाइकिल भी आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ओकेजनली तो नहीं, वो तो सिर्फ राइडिंग के लिए, जिनको शौक होता है घूमने फिरने का, वो उन लोगों के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पर अपनी बात को रोकते हैं, इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ये सवाल को शुरू करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना।